हेलो गाइस, वेलकम टू मेंस वैल्यू एडिशन प्रोटोकॉल डे 4। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम दो क्वेश्चंस मेंस के डिस्कस करते हैं। ये सीरीज लिंक्ड है मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहां पे मैं सुबह दो क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, स्टूडेंट्स को टाइम देता हूं उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, और उसके बाद मैं शाम को आके ये क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। अगर आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, RAINAHAINA05। आज के जो टॉपिक्स थे दे वर रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क विच यू कैन यूज, एंड इन फैक्ट आप उसको कॉपी करके लिख के रख सकते हो, ताकि ग्लोबलाइजेशन और विमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें आंसर दे सको। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा मेंस के लिए जो 2026 के सभी प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और जीएस मेंस मेंटरशिप कोर्स के अंदर मैं डेली आंसर राइटिंग सेशंस के अलावा 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करनी शुरू कर चुका हूं। तो जरूर हमारी वेबसाइट एक बार विजिट कीजिएगा। जो सवाल था उसमें आज पहला सवाल हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो ये दैट अनइक्वल ग्रोथ पोस्ट द ग्लोबलाइजेशन बूम ऑफ द 1990s and 2000s led to the current inward looking trade policies. Comment. This question is slightly more towards economy rather than society. ये ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन इकोनॉमी के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड नजर आता है, लेकिन आइए देखते हैं इसको आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1990s और 2000s में ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसका अनइक्वल ग्रोथ उसकी वजह से हमें देखने को मिला। इस अनइक्वल ग्रोथ के कारण ही ट्रेड पॉलिसीज आज के समय में जैसी है वैसी हुई, यानी टैरिफ लगाते रहना इंपोर्ट्स के ऊपर, है ना, एज अ पेनल्टी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लेना, रीजनल ग्रुपिंग्स बनाना, टैरिफ को एज अ वेपन इस्तेमाल करना, ये क्या ग्लोबलाइजेशन की ही ये लेगेसी है जो आज हम इससे सफर कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट बाय सेइंग और टॉकिंग अबाउट वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो 1990s और 2000s के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को मानने के लिए बोला जाता था, ताकि उन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उससे निजात मिल सके। भारत भी उन देशों में से एक था जिसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया, गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनी से या बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर से विड्रॉ किया, और विदेशी ब्रांड्स को इंडिया में आके अपनी शॉप सेटअप करने दी। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स है दे आर आउटकम ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। इसने प्रॉस्पेरिटी तो प्रॉमिस की थी, लेकिन वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड की टॉप 1% ने 38% ग्लोबल वेल्थ कैप्चर कर दी, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 2% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड है। ये डेटा आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। यूज दिस डेटा इन योर आंसर्स। अब सीधा मैं क्वेश्चन के सब हेडिंग पे चला जाता हूं, क्योंकि हमने सीधा डिमांड हिट करनी है क्वेश्चन की, हाउ अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन ब्रेड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, या ये भी छोड़ दो, अनइक्वल ग्लोबलाइजेशन एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। मैंने ये सब हेडिंग लिख दी। मैंने बताया कि सबसे पहला आउटकम था ग्लोबलाइजेशन का कि वेस्ट में डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीप मैन्युफैक्चरिंग की तलाश थी वो चाइना, वियतनाम, कोरिया यहां जाके खत्म हो रही थी। तो जो इंडस्ट्रीज यूएसए में लगा करती थी, यूरोप में लगा करती थी, वहां से गायब हो गई। जब वो वहां से गायब हो गई तो ये अमेरिका की रस्ट बेल्ट जो है, रस्ट बेल्ट मतलब जहां पे आयरन माइनिंग होती थी, गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगती थी, वहां पे 5 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का नुकसान हुआ। आप जानते हैं मौजूदा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे नहीं वहां के यूएसए के, जिनका नाम है जेडी वैंस, वो भी इस रस्ट बेल्ट से आते हैं, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी ऐसे ही शुरू किया था। यहां के अनएम्प्लॉयड इंडस्ट्री वाले लोगों को उन्होंने अपील किया था कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है बहुत ज्यादा, ये जो बाहर की कंट्रीज से सामान आ रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। दूसरा, इंटर कंट्री इनइक्वालिटी। चाइना ने 80 करोड़ लोगों को एक्सपोर्ट की मदद से पॉवर्टी से बाहर निकाला, लेकिन साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में कंट्रीज ऐसा नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ इस प्रकार से थी। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट सब जगह यूनिफॉर्म नहीं पड़ा। तीसरा, विद इन कंट्री इनइक्वालिटी।
कंट्री के अंदर ही आप देखो तो रूरल और अर्बन एरिया में कितना फर्क है, ये एक स्टार्क एग्जांपल इंडिया की दी जा सकती है। 1991 रिफॉर्म्स के बाद भारत के अर्बन सेंटर्स स्काई रॉकेटेड इन द टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लेकिन रूरल एरियाज में अचानक से एक गैप दिखना शुरू हो गया और वो गैप अब इतना वाइड हो चुका है कि चाहे स्किल्ड अनस्किल्ड का वेज गैप हो या अर्बन रूरल का वेज गैप हो, बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक नेशनलिज्म की राइज की वजह से यह देखा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की जो हमने बेनिफिट सोचे थे वो शायद नहीं हो पाए, जैसे ट्रंप के पॉलिसीज ऑफ टैरिफ, चिप्स एक्ट, ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये इंडिकेशन देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन परफेक्ट तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाई। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि लिबरलाइज्ड वीजा रिजीम्स की वजह से इमिग्रेशन बढ़ी। अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर जो अरब स्प्रिंग आया उसकी वजह से यूरोप में इमिग्रेशन बढ़ी, तो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता चला गया, जिससे जो इमिग्रेंट्स थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी अच्छी तरीके से इंप्रूव नहीं हो पाई। वंस अगेन इनइक्वालिटी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पैरालिसिस आ गया। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी को कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता था उसके लिए एक बॉडी होती थी, एपेलेट बॉडी। यूएसए ने जब से ट्रंप पहली बार आए थे वहां से विड्रॉ ही कर लिया कि हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बस नाम की रह गई। कोविड ने भी इसे काफी एक्सेलरेट किया। जब ये पता चला कि जो सप्लाई चेन है बहुत डेलिकेट है, तो कंट्रीज फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, ये सब चीजें करने लग गई। सुना होगा आपने इन शब्दों का नाम। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज या इंपोर्ट डिपेंडेंसी किसी मित्र देश के पास, दोस्त देश के पास ले आओ, या अपने से दूर देश से बेहतर है कि अपने से पास या अपने ही देश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, जो कि यूएसए करने की कोशिश कर रहा है। और भी फैक्टर्स थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर था। तो दो और फैक्टर बता दो आंसर में। कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड बताओगे, व्हाट वी नीड इज नॉट डी ग्लोबलाइजेशन बट रिफॉर्म्ड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, ये नहीं हो सकता कि अब कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दें हम, लेकिन हमें रिफॉर्म्ड ग्लोबलाइजेशन चाहिए जहां पे लेबर स्टैंडर्ड्स हो ट्रेड एग्रीमेंट्स में, रिवाइव्ड मल्टीलेटरलिज्म हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का मैकेनिज्म हो, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स जो ट्राइबल, इंडिजीनियस पॉपुलेशन, गरीब पॉपुलेशन, इनके साथ अटैच्ड हो। दिस इज व्हाट वी वांट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं की पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क दिखाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। Now this question was asked by UPSC in the mains examination of 2025. इस क्वेश्चन में कीवर्ड है only, मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ एक अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आता है? अगर हां तो जस्टिफाई करो, अगर इसके काउंटर कोई पॉइंट्स है तो वो भी बताओ। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन हम यहां पे दे सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक्स डिस्टेंट लोकेलिटीज। ये एंथनी गिडन्स की डेफिनेशन है, लेकिन पेपर में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलो इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस लिंकिंग डिस्टेंट लोकेलिटीज। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, रट्टा मार लो। It is linked with aggressive consumer culture, but reality is slightly more layered. तो मैंने जब ये आंसर लिखा और मैंने भी जब ये आंसर बताया स्टूडेंट्स को, तो ये लिख दो कि अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर से लिंक्ड है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि थोड़ी सी रियलिटी डिफरेंट है। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन से मैकडोनल्डाइजेशन होती है, यानी आपके पास जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल पे काम करती हैं। और नॉट ओनली फास्ट फूड चेन्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज केटरिंग टू अ ग्लोबल ऑडियंस विल ट्राई टू स्केल इटसेल्फ अप। जब वो स्केल अप करने की कोशिश करेगी तो वो प्रोसेसेस को बहुत ही प्रिसाइज रखेगी, और अगर कोई भी प्रोडक्ट्स बनाएगी वो इस बेसिस पे बनाएगी कि मास प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं, है ना, जैसे मोबाइल फोन के कवर्स, मोबाइल फोन्स, है ना, ये सारी चीजें। तो ऑफ कोर्स सोसाइटी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह, फैक्ट्री की तरह काम करेगी, और इसकी वजह से कंज्यूमर कल्चर बढ़ेगा। कल्चर का कमोडिफिकेशन, जो भी आपकी सांस्कृतिक चीजें हैं जैसे क्राफ्ट, आर्ट, योगा, हैंडीक्राफ्ट, ये सबको मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना, ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो आप ब्लिंकिट पे जाओगे, आपको योगा मैट मिलेगा, है ना, आप
ट्रिप एडवाइजर पे जाओगे तो आपको योगा रिट्रीट ग्रुप्स मिलेंगे। राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स आपको इस पे मिल जाएगा, जो हमारा जेप्टो वगैरह होता है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का कमोडिफिकेशन होता है, हर चीज के कमोडिफिकेशन की वजह से अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ता है कि आप पेंटिंग खरीदना चाहते हो, क्राफ्ट खरीदना चाहते हो, हब एवरीथिंग इज ऑन सेल। कंज्यूमर मार्केट या जो हमारी डेमोग्राफी है उससे भी इस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ डेमोग्राफीज बहुत हाईली कंज्यूमर कल्चर की तरफ जाती हैं। जैसे भारत की डेमोग्राफी है कि यूथ पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास, राइजिंग अप मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, एंड दे हैव एन आइडिया in tier 1, tier 2, tier 3 cities that we must become modernized as quickly as possible। वही चीज ग्लोबलाइजेशन यूज करता है। डिजिटल कंज्यूमरिज्म, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको कन्वर्ट करने पे लगा हुआ है। आपकी बात सुन के एक एड दिखा देगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में आप सिर्फ बात कर रहे थे। तो इसी से ग्लोबलाइजेशन का अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नजर आता है। डेट ड्रिवन लाइफस्टाइल, अब भारत की जो मिडिल क्लास है वो क्रेडिट क्लास बोली जाती है। क्रेडिट क्लास क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पे जीवित है, वो क्रेडिट कार्ड के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उसके अलावा इजी ऑनलाइन क्रेडिट, बाय नाउ पे लेटर, इन सभी मैकेनिज्म्स की वजह से अनसस्टेनेबल कंज्यूमर कल्चर देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स रखने के बाद मेरा इस आंसर में ये बताना जरूरी है कि देखिए सर, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अग्रेशन नहीं बल्कि कंजम्पशन को रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से हमें नए नए इको फ्रेंडली मैकेनिज्म्स के बारे में भी पता चलता है। हमें कई मूवमेंट्स जैसे कि अर्थ आवर है ना, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, ऐसे ग्लोबल मूवमेंट्स है जो कहते हैं कि हमें कॉन्शियस कंज्यूमर बनना चाहिए, है ना। हमें यह देखना चाहिए कि हम जहां से भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वहां पोल्यूशन ना हो। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कुछ इसी प्रकार का मैकेनिज्म है। ऑल्दो हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन ग्लोबली वो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर के खिलाफ ही बात करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्रीन जो कंज्यूमरिज्म है जिसमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल चीजों को परचेस करने के लिए आपको पुश किया जाता है, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। दैट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एथिकल सप्लाई चेन्स वेयर बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज if they are deploying forced labor, then globalization will say that no, don't buy from them, क्योंकि सोशल मीडिया में वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुद ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग को आप एनकरेज करें, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर कल्चर को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा वो होमोजीनिटी ही नहीं, हेट्रोजीनिटी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं अपनी क्लासेस में भी समझाता हूं, बहुत डेप्थ में जाते हैं हम चीजों के। तो इसका मॉडल आंसर लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, RAINAHAINA05। ये है टेलीग्राम चैनल RAINAHAINA05, यहां पे लिखा हुआ है। और लास्ट में देता हूं फ्रेमवर्क फॉर एनी क्वेश्चन विच आस्क्स यू अबाउट, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पे क्या बेनिफिट इंपैक्ट पड़ेगा, तो विमेनिस्ट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो। विमेनिस्ट में W है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, IT, BPO, वर्क फ्रॉम होम, गिग इकोनॉमी, है ना, रिमोट जॉब्स मिलना, वेज गैप का ज्यादा बढ़ जाना। O से अपॉर्चुनिटीज ऑफ लीडरशिप, फैमिली में, CEOs के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे। M से माइग्रेशन और मोबिलिटी, अर्बन माइग्रेशन की चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, सेफ्टी, इनफॉर्मल वर्क, एक्सप्लॉयटेशन। तो मैंने इसी में पॉजिटिव और इसी में नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये विमेनिस्ट फ्रेमवर्क से ये आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप जहां पे विमेन के ऊपर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपसे पूछा गया, यू कैन यूज दिस। ई से एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ती है। एन से नॉर्म्स और कस्टम्स चेंज होते हैं। डबल इनकम, नो किड्स किस्म की फैमिली में महिलाएं जाती हैं। सिंगल पेरेंटहुड महिलाएं जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं। इगैलिटेरियन पेरेंटिंग रोल्स आते हैं, डिलेड मैरिज आता है। आई से इनइक्वालिटी, रूरल विमेन में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा जाता है, वेज गैप देखा जाता है। सेक्सुअलिटी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज हाईली सेक्सुअलाइज्ड। वॉयरिज्म यानी कि इस तरीके से कॉमोडिफिकेशन
ये देखा जाता है। तो ये सारा आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर चुका हूं ये फ्रेमवर्क। तो प्लीज एक बार अपनी तैयारी को थोड़ा सा अलाइन करो एग्जाम के साथ। एग्जाम की डिमांड के साथ अपनी तैयारी को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यही करते हैं, डेली बेसिस पे यही करते हैं, मेंस की क्लासेस में यही करते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं स्टूडेंट्स के साथ यही कम्युनिकेशन करता हूं। मिलते हैं आपसे जल्द। आप भी इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखिएगा।